हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखना शुरू किया था कि मुगल साम्राज्य कैसे बारी बारी से टूट रहा था। तो उसी के क्रम में हमने अवध का टूटना, हैदराबाद और कर्नाटक का टूटना अब तक पड़ चुका है। अवध का जो स्वतंत्र अवध का स्थापना किया था शहादत खान ने किया था, और कर्नाटक का सादतुल्ला खान ने, उसी प्रकार हैदराबाद का निजामुल मुल्क उर्फ चिमकिलिच खान ने स्थापना किया था। ये चीज हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। हम एक एक चीज को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कुछ भूलने न पाए। उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में कि मैसूर कब टूटा, किससे टूटा और वो अंग्रेजों के अधीन कैसे आ गया। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे मुगल बादशाह के अधीनता उन्होंने नकारी और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और बाद में वो अंग्रेजों के अधीन हो गए। और कैसे अधीन हो गए, अब तक हमने 3 राज्यों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम मैसूर के बारे में समझेंगे। तो मैसूर राज्य की स्थापना 1755 ईस्वी में हैदर अली ने किया था। उससे पहले वहां वाडियार वंश का शासन चल रहा था। वाडियार वंश के अयोग्य शासक को हटाकर वहां का हैदर अली शासक बना और स्वतंत्र मैसूर की स्थापना किया, और 1761 ईस्वी में वो मैसूर के स्वतंत्र राज्य का सिंहासन पे बैठा। उसी के क्रम में हम देखते हैं कि हैदर अली जो था एक तरह से सहिष्णु शासक था। वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। इसका सबूत मिलता है कि उसने चामुंडेश्वरी मंदिर में दान दिया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब ये मैसूर को धीरे धीरे सैन्य शक्ति डेवलप करने लगा हैदर अली, तो अगर हम नक्शे में समझेंगे तो उस समय अंग्रेजों का शासन मद्रास में उनका पकड़ मजबूत हो चुका था। और जब हैदर अली अपना सैन्य शक्ति वृद्धि कर रहा था तो इनका अंग्रेजों से आमना सामना होना स्वाभाविक था। तो जब हैदर अली को अंग्रेजों ने विरोध किया तो उसी के फलस्वरूप एक युद्ध हुआ 1767 से 1769, जिसे हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हैदर अली जो है अंग्रेजों पे भारी पड़ा, और अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने हैदर अली को हल्के में ले लिया था और इसका खामियाजा अंग्रेजों को भुगतना पड़ा। इसी के क्रम में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि हुई। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो युद्ध समाप्त हुआ तो किस संधि से समाप्त हुआ, तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। और चूंकि इस युद्ध में हैदर अली ने बुरी तरह से अंग्रेजों को पराजित कर लिया था, इसलिए इस संधि में हर टर्म एंड कंडीशन हैदर अली ने तय किया और एक तरह से अपमानजनक संधि थोप दी अंग्रेजों पे। तो इसका रिएक्शन आना स्वाभाविक था। इस प्रकार जब मद्रास की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे हैदर अली और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया, और मद्रास की संधि जो कि अपमानजनक संधि थी अंग्रेजों के लिए, तो अंग्रेज भविष्य में इसका रिएक्शन करना स्वाभाविक था। तो फिर हम आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब लगभग 10 वर्षों में हैदर अली खुद को स्थापित कर चुका था, तो अंग्रेज भी इसकी ताकत समझ चुके थे कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें छोटे छोटे तोपों का इस्तेमाल किया था हैदर अली ने, जिसकी वजह से अंग्रेजों पे भारी पड़ा था। तो जब ये आए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो काफी तैयारी के साथ अंग्रेज आए, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला।
और इस युद्ध में अंग्रेज जो है मैसूर के शासक पे भारी पड़ने लगे, मतलब हैदर अली पे भारी पड़ने लगे और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया। हैदर अली की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई। इसके बाद इसके बेटे टीपू सुल्तान से एक अपमानजनक संधि हुआ। अंग्रेजों ने मैसूर के शासकों से एक लगभग अपमानजनक संधि हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वहां का शासक हैदर अली मारा गया और एक संधि थोप दी गई टीपू सुल्तान पे। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। इसमें ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, तो हम याद रखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसका बेटा टीपू सुल्तान, जो कि आगे चल के बहुत ही योग्य शासक हुआ, वो गद्दी पे बैठा। और मैंगलोर की संधि जो है वो टीपू सुल्तान के साथ हुई, क्योंकि हैदर अली पहले ही मर चुका था। लेकिन टीपू सुल्तान का जो है उसने हर क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, नौसेना के क्षेत्र में विकास करना शुरू किया और उसने फ्रांस से अपने संबंध जो है अच्छे स्थापित किए। और फ्रांस तो पहले ही अंग्रेजों से फ्रांस वाले पिट चुके थे, इसलिए वो टीपू सुल्तान की मदद करते थे। तो फ्रांस में दो पार्टियां थी, जियोदिस्ट पार्टी और जैकोबियन क्लब, जिसको वहां पार्टी को हम फ्रांस में क्लब बोलते थे। उस समय हम बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे क्लब बोलते थे, तो हम लोग यहाँ पे क्लब, जैसे क्वेश्चन में क्लब देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो एक तरह से पार्टी। तो दो पार्टियां थी, जियोदिस्ट क्लब कह सकते हैं और जैकोबियन क्लब। तो इसने, और जियोदिस्ट जो था वो नरम दल था और जैकोबियन क्लब था जो गरम दल था। तो टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब वाली पार्टी ज्वाइन की थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि टीपू सुल्तान ने कौन सा क्लब शामिल किया था, कौन सा क्लब में शामिल हुआ था, तो जैकोबियन क्लब में शामिल हुआ था। एक फ्रांस की ये पार्टी थी और इसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था मैसूर में। तो इस तरह से हम ये सब पॉइंट याद रखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये सब क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग को नोट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो पीछे करके आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं एक भी चीज, नहीं तो वही एग्जाम में आ जाएगा तो फिर पूरा पढ़ना आपका बेकार हो जाएगा। तो टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़े तो नौसेना के क्षेत्र में विकास किया और इसने श्रृंगेरी मंदिर में दान दिया। श्रृंगेरी मंदिर में और राम लिखा हुआ अंगूठी पहनता था। टीपू सुल्तान एक अंगूठी पहनता था जिसपे राम लिखा हुआ रहता था और इसने श्रृंगेरी मंदिर में दान दिया। इसके पिताजी जो हैदर अली थे उन्होंने चामुंडेश्वरी देवी में मंदिर में दान दिया था और टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ के श्रृंगेरी मंदिर में दान दिया था। इस चीज को हम याद रखेंगे। और टीपू सुल्तान के जो है तोपों का आकार सिंह के आकार का था और वो काफी हल्की तोपें थी जो युद्ध में चलाने में काफी आरामदायक थी, जो इनका एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही एक स्पेशल ताकत थी मैसूर के शासकों की। तो इस प्रकार अंग्रेजों को लगा कि ये बहुत ही ज्यादा मैसूर को आगे ले जा रहा है टीपू सुल्तान, तो उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और टीपू सुल्तान को तंग करने लगे। इसके बदौलत रिजल्ट ये हुआ कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, उससे पहले तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की बहुत बुरी पराजय हो गई और बहुत ही एक अपमानजनक संधि टीपू सुल्तान पे थोप दी गई। इस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान के लड़कों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और उनके जिंदा रखने के एवज में कुछ
पैसे लेने लगे टीपू सुल्तान से। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1790 से 92 में। हम लोग अगर आधुनिक भारत की बात करें और गवर्नर जनरल की बात करें, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करता था। अगर पूरे भारत के बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बंगाल का गवर्नर उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि टीपू सुल्तान का जो बच्चों को ये कैद कर लिया गया था, तो अब जल्द ही चौथा युद्ध होना ही था। चौथा युद्ध को दावत अंग्रेजों ने दे दिया था, क्योंकि वो टीपू सुल्तान का पूरी तरह से सफाया भी करना चाहते थे। और अंततः 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की दुखद मौत हो गई। टीपू सुल्तान जानता था कि इस युद्ध में हमारी हार होगी, परंतु उसने कहा कि 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी जाए। तो टीपू सुल्तान से जो है अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान कब गद्दी पे बैठा। तो हम देखते हैं कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो उसी समय हैदर अली की मृत्यु हो गई और वो गद्दी पे बैठा और फ्रांस के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, जैकोबियन क्लब को ज्वाइन किया और मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और श्रृंगेरी मंदिर में दान दिया, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ में स्थित है और अपने अंगूठी पे पहनता था जिसपे राम लिखा रहता था। तो ये सब चीजें हम याद रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछ सकता है और पूछ देता है कि 100 दिन गिदड़ों की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी जाए। किसका कथन है? तो वो टीपू सुल्तान का है, जो श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि के बाद दुख का जो है जहर पी रहा था और आगे चल के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें वो अपनी हार जानते हुए भी लड़ा और उसके कुछ अपने लोगों ने उसके साथ दगा कर दिया। इसके वजह से उसकी दुखद मृत्यु हो गई। तो अगर हम मंदिर में दान देने की बात करेंगे, तो अगर चामुंडेश्वरी मंदिर की बात करेंगे तो इसके पिताजी थे जो हैदर अली, उन्होंने चामुंडेश्वरी मंदिर में दान दिया था और श्रृंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान ने दान दिया था। ये तथ्य हम याद करते हुए चलेंगे, एक भी तथ्य को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हो सकता है जो तथ्य हम छोड़ दें वही परीक्षा में पूछ दे तो हमारा सारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पंजाब राज्य के बारे में कि कैसे पंजाब अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो पंजाब राज्य सिख गुरुओं के बाद मिसलों में टूट गया। मिसल सिखों का छोटा छोटा ग्रुप था, उसमें टूट गया। उसी में एक मिसल था सुकरचकिया मिसल, जिसमें एक बहुत ही योग्य शासक राजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। ये काफी प्रतिभावान शासक थे। इनका एक बार युद्ध हुआ अफगानिस्तान के शासक जमान शाह प्रथम से और इन्होंने उसको युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया और वह वापस अफगानिस्तान की तरफ भाग रहा था। तो सतलज नदी में उसकी तोपें गिर गई। तो उन तोपों को रणजीत सिंह ने निकलवाया और सम्मान के साथ जमान शाह प्रथम को भिजवा दिया, जिससे जमान शाह काफी प्रसन्न हुआ और उसने राजा रणजीत सिंह को लाहौर उपहार के तौर पे दे दिया। इसी लाहौर को आगे चल के राजा रणजीत सिंह ने पंजाब की राजधानी बनाई और अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनी रही। तो अमृतसर का जो मंदिर था उस पे सोने की परत राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई और तब से उसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो इस प्रकार रणजीत सिंह बहुत ही प्रतिभावान थे और धीरे धीरे अंग्रेजों का पंजाब की तरफ विस्तार हो रहा था और ये भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। तो अंग्रेजों और इनके बीच टकराव होना आगे चल के स्वाभाविक था। और
इनके और अंग्रेजों के बीच टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। और उस संधि में जो था अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ था, इधर से राजा रणजीत सिंह थे। उस संधि में सतलज नदी को पंजाब और अंग्रेजों के राज्य के बीच का सीमा बना दिया गया। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम याद रखेंगे। अमृतसर की संधि, ये संधि चार्ल्स मेटकाफ और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई। और 1809 ईस्वी में सतलज नदी को पंजाब और अंग्रेजों की सीमा मान लिया गया और 1809 ईस्वी में ही रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। और रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद खड़क सिंह जो है गद्दी पे बैठे और उन्होंने अपना वजीर ध्यानचंद को बनाया। और ध्यानचंद काफी कुख्यात व्यक्ति था, उसने छल पूर्वक खड़क सिंह की हत्या कर दी। खड़क सिंह के बाद जो है कि निहाल सिंह गद्दी पे बैठे और उन्होंने भी अपना वजीर ध्यानचंद को ही चुना और ध्यानचंद ने उनकी भी हत्या आगे चल के कर दी। और निहाल सिंह के बाद शेर सिंह गद्दी पे बैठे। शेर सिंह का 1844 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर, जो कि वो सतलज नदी के पास तक शासन अंग्रेजों का था, उससे इनका मुठभेड़ हुआ और उस युद्ध में शेर सिंह भी मारे गए। और शेर सिंह के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह गद्दी पे बैठे। और दिलीप सिंह चूंकि अल्पवयस्क थे, इसलिए वजीर का ही शासन उस समय हम कह सकते हैं कि चल रहा था। और ये अंग्रेजों के लिए अच्छा मौका था पंजाब को हड़पने के लिए, क्योंकि दिलीप सिंह अभी अवयस्क थे। दिलीप सिंह से पहले हम क्रम याद रखेंगे राजा रणजीत सिंह, जिनकी मृत्यु 1809 ईस्वी में हो गई। तो इनके मुख्य कार्य मैंने बताया है कि अमृतसर की संधि और सतलज नदी को सीमा बना दिया गया और स्वर्ण मंदिर पे सोने की परत इन्होंने चढ़वाया था और अफगानिस्तान के शासक जमान शाह प्रथम को इन्होंने पराजित किया था। और उसके बाद खड़क सिंह होते हैं, खड़क सिंह के बाद निहाल सिंह, निहाल सिंह के बाद शेर सिंह। शेर सिंह का नेपियर के साथ युद्ध में मृत्यु हो गई। शेर सिंह के बाद अल्पवयस्क दिलीप सिंह बैठते हैं। उसके उपरांत अंग्रेजों को पंजाब पे अधिकार करने के लिए 2 युद्ध करने पड़े। हम दोनों युद्ध को यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध, जो ये प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ, इसमें दरअसल 2 संधियां हुई थी। यहाँ पे मैंने एक ही मेंशन किया है, एक आप लोग लिख लीजिएगा। तो प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ, इसके फलस्वरूप सबसे पहली संधि जो हुई वो लाहौर में हुई। लाहौर की संधि के नाम से हम उसे जानते हैं। परंतु इस संधि से पंजाब वाले खुश नहीं थे, तो इसके बाद एक और संधि हुई जिसको भैरोवाल की संधि कहा जा सकता है। तो निर्णायक संधि भैरोवाल की संधि ही थी। युद्ध का अंत भैरोवाल की संधि से ही हुआ। लाहौर की संधि जो इससे पहले हुई थी, इससे लोग संतुष्ट नहीं थे, तो भैरोवाल की संधि हुई। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने दूसरा युद्ध किया और दूसरा युद्ध में पंजाब राज्य के शासकों को पूरी तरह से पराजित कर दिया और पंजाब राज्य पे अधिकार कर लिया। दिलीप सिंह को आधुनिक शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया गया और कोहिनूर हीरा, चार्ल्स नेपियर, चूंकि इन युद्धों का नेतृत्व जो था चार्ल्स नेपियर कर रहा था, तो कभी पूछ सकता है कि कौन सा अंग्रेज शासक नेतृत्व कर रहा था, तो चार्ल्स नेपियर। और यहीं से कोहिनूर हीरा ले लिया। राजा दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेके डलहौजी को दे दिया और डलहौजी ने उसे महारानी के पास भेज दिया और अब तक कोहिनूर हीरा वहीं पे है। हमने देखा
कि शाहजहां ने कोहिनूर हीरो को मयूर सिंहासन में लगाया, और जब नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण किया दिल्ली पे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, तो वो कोहिनूर हीरा लेकर ईरान चला गया। ईरान बाद में ईरान के शासक कमजोर हुए तो ईरान के शासकों से कोहिनूर हीरा पश्तो शासकों ने छीन लिया, और पश्तो शासकों से कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने छीन लिया, और रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने छीन लिया, और अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा ब्रिटेन भेज दिया, और तब से वहीं पे है। और इनको आधुनिक शिक्षा देने के नाम पे लंदन भेज दिया, और इनको माता को 48,000 सालाना पेंशन दे करके जम्मू कश्मीर भेज दिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों का जो है पंजाब राज्य पे पूरी तरह से आधिपत्य हो गया। पंजाब राज्य पे उनको अपना कब्जा करने के लिए 2 युद्ध करने पड़े, जिसे हम लोग प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध और द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध में 2 संधियां हुई थी, लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैरवाल की संधि, क्योंकि समापन इसी संधि से हुआ था। और दूसरे युद्ध में तो अंग्रेजों का कब्जा ही हो गया, तो संधि क्या होगी। और इसको लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत हड़प लिया था और कोहिनूर हीरा लंदन भेज दिया। इस प्रकार आज हमने 2 राज्यों को कवर किया, एक पंजाब और एक मैसूर। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे बंगाल। अब हम धीरे धीरे आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। तो इसका हमें उम्मीद है कि आप लोग एक एक पॉइंट याद रखेंगे, और पूरी उम्मीद है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटेगा नहीं। धन्यवाद।